10th के फिजिक्स में तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो पार्ट 11। तो इसमें प्रैक्टिकल बात जो है ना, वैसे भी साइंस में प्रैक्टिकल बात ही हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं और जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? पथ मतलब क्या होता है बोलो? रास्ता। इसके पीछे परी जुट गया है, तो इसका अर्थ होता है जैसे मंदिर के चारों ओर घूमने पर लोग क्या कहता है? मंदिर का परिक्रमा कर रहे हो, कहता है न जी। तो ये परी का अर्थ होता है, वास्तव में परी लगा देंगे तो परिक्रमा, यानी कोई यहाँ मंदिर है या मान लो स्कूल है या घर है या पेड़ है, इसके चारों ओर घूमना परिक्रमा कहलाएगा, है ना। तो परिपथ का मतलब होता है ऐसा पथ, जैसे ध्यान से देखो, ये इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगल, आयत कहेंगे। ABCD एक आयत है। इसके बाद आ जाओ, ये वृत्त है, ये सी केंद्र है, ये त्रिभुज है MNS। तो मान लो बीच में यहाँ कोई मंदिर है और चारों ओर से कोई व्यक्ति घूम रहा है, तो कहेंगे मंदिर का परिक्रमा कर रहा है। त्रिभुजाकार, बीच में महादेव बाबा है मान लो, इसे इसी ढंग से घेरा हुआ है, तो पर भी इसके चारों ओर घूमना परिक्रमा ही कहलाएगा। मान लो ये बाउंड्री है, अब बीच में कोई मंदिर है या मस्जिद है, जो कुछ भी हो, तो इसके चारों ओर घूमना भी परिक्रमा ही कहलाएगा। तो अब तू लोग ये बतलाओ, ये बंद सिस्टम है कि खुला सिस्टम है? यहाँ बाउंड्री है, तरफ करके थोड़ी कोई जाएगा, बड़ा बाउंड्री है, तो ये बंद सिस्टम। ये भी तार से घेरा हुआ जगह है, बंद सिस्टम। ये भी इसको घेर दो, बीच में मंदिर है, ये सब एक बंद सिस्टम है, जिसके चारों ओर घूमना परिक्रमा करना कहलाता है। तो परिक्रमा का अर्थ होता है चारों ओर, तो पीछे में परी जुट गया है। तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा देने से पहले तुम लोग एक उदाहरण देखो। जैसे इसमें तू लोग पढ़ेगा ये डायग्राम का अर्थ होता है, पिछले वाला पार्ट में बतलाए थे ना, ये सेल है, तो ये हो गया धन ध्रुव, पॉजिटिव टर्मिनल। अब पीछे में प्लेन रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं माइनस, यहाँ प्लस चार्ज। ये जो रहता है इसको धन ध्रुव कहते हैं। तो ये निशान ये सेल में रहता है ना, अब पीछे में प्लेन रहता है, तो इधर माइनस इधर प्लस, तो ये वास्तव में सेल है। तो अब जो हम लोग चित्र बनाएंगे, जैसे हम लोगों के घर में, मकान में, जहाँ स्कूल कॉलेज जहाँ भी है, बिजली सब जगह पहुँची है, तो ये एक निश्चित पथ के द्वारा उसको ले जाना पड़ता है। जैसे मान लो पानी का प्रवाह जो होता है, तो तू लोग बतलाओ, तो उसका भी एक निश्चित पथ होता है, दिमाग में लाओ। उच्च तल से निम्न तल की ओर, चाहे रास्ता घुमावदार हो, उच्च तल कहीं निम्न तल फिर निम्न तल। तो इस चित्र को, बहुत चित्र हम लोगों को बनाना होगा। ये हो गया सेल का चित्र, फिर तुमको ये हो गया कोई सुचालक का तार हो गया, फिर बनाना होगा बल्ब भी न जलेगा तो बल्ब को भी न दिखलाना होगा। बिजली में हम लोग घर में लगाते हैं तो कहते हैं लाइन काटो, तो स्विच लगाते हैं, तो स्विच का चित्र बनाओ। फिर तो इस सब का संकेत होता है, संकेत कहते हैं, मतलब हाँ सिंबल होता है। जैसे बैटरी को हम लोग अब ऐसे देखिए, सेल को या एक से अधिक सेल के समूह के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस, बड़ा वाला धन ध्रुव, छोटा वाला ऋण ध्रुव। तो खाली इतना चित्र बना दिए तो ये किसका सिंबल है? ये यही बैटरी का सेल का सिंबल हो गया। सेल एक पीस, दो पीस से अधिक सेल को जोड़ दो तो कहलाएगा बैटरी। तो आप बैटरी के कई सेल को जोड़ेंगे
तो ये देखो बहुत कम जगह ले रहा है। तो मान लो एक के बदला 2 सेल, जैसे एक धन ध्रुव, ये तार हुआ सुचालक तार, ये छोटा वाला ऋण ध्रुव। फिर देखना हम लोग जो जोड़ने का काम करते हैं तो इस ढंग से जोड़ते हैं, यानी पहला सेल का नाम ए, दूसरा का बी अगर रख दे। अब फिर एक और मात्र ले लेते हैं। इसमें ध्यान से देखो तो ये सी हो गया, तीसरा सेल का नाम सी। ये ए, सेल ए का धन ध्रुव, सेल बी के धन ध्रुव ये है बी का, पीछे वाला पोर्शन ऋण ध्रुव हुआ, यानी धन ध्रुव पहले सेल का धन ध्रुव दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरे सेल का धन ध्रुव तीसरे सेल के ऋण ध्रुव से जुटा हुआ है। ये तीनों मिलकर के अब कहलाएगा, या 2 हो जाए तब ये कहलाएगा। अब सेल नहीं कहलाएगा, सेलों का समूह अर्थात ये बैटरी कहलाएगा। तो अब इतना बड़ा चित्र जो हम लोग बनाएंगे तो बहुत मतलब ये जगह घेरेगा ना जी, कई गुना जगह घेर लेगा। इसी सब के लिए बनाया गया है सिंबल। तो ये एक सेल का सिंबल हो गया। अगर ये ऋण ध्रुव है, दूसरे वाला का जैसे अब जो होगा ऐसे हम लोग दिखलाएंगे, यानी बड़ा छोटा ऐसा करके बतलाए थे ना। तो इसका अर्थ है यहाँ पर कितना सेल दिखाई दे रहा है बोलो तो 3 ठो, यहाँ प्लस आई छोटका माइनस हुआ, अंतिम में माइनस लिख दो, इसी से सब समझ जाता है। तो ये हो गया बैटरी का सिंबल। तो अब जो है इसको देखो, ये एक टॉर्च में जो व्यवस्था रहता है ना उसी के बारे में हम बतला रहे हैं। टॉर्च जो जलता है, सेल निकाल करके, जरूरी नहीं है अपने से भी तार खरीद करके या छोटका बल्ब ले करके जलाया जा सकता है। जैसे मान लो एक ठो सेल ले लो, इसका हो गया ये धन ध्रुव, पीछे में ऋण ध्रुव है। यहाँ तार को अब चालक तार, तांबा का, एल्युमिनियम का, सोना चांदी, जितना में विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है वो इसको हम लोग चालक कहते हैं। तो मान लो तांबा का तार यहाँ तो लपेट दो, ठीक है, और तांबा का तार यहाँ मतलब दाब ये 60 देना है, इधर तो ये ढिबरी में बांध देंगे धन ध्रुव में, इधर कुछ ऐसा नहीं है तो तार यहाँ काट करके कटिंग करके सटा दो और टेपे चिपका दो ऊपर से। इस तरह से ये ऋण ध्रुव से एक खोलिए और यहाँ डायरेक्ट बल्ब को जोड़ दो तो ये जलने लगेगी, मतलब ये बल्ब जलने लगेगी। और देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला को इसमें खोल करके तू लोग बल्ब को देखी है, 2 ठो रहता है काला काला झुमका टाइप का उठा हुआ भाग। तो एक पहला उठा हुआ भाग जो होगा ये माइनस है यानी ऋण ध्रुव, तो ये हो जाएगा धन ध्रुव। इधर से धन ध्रुव से जोड़ेंगे तार तो ये माइनस वाला होगा, ये ऋण ध्रुव होगा। अब बल्ब कब तक जलता रहेगा? जब तक इसके भीतर में रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहेगी। भीतर में रासायनिक यौगिक है, ज्यों ही कनेक्शन देते हैं तो भीतर में रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और ये सुचालक तार जिसमें विद्युत धारा बहती है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है और बल्ब जलता है। तो इसमें स्विच नहीं कहीं लगाए हैं, तो अगर मान लो हम लोग स्विच लगा दें तो स्विच का ये है मतलब सिंबल, इसको ऐसे और इसको ऐसे। देखो अभी सटा हुआ नहीं हटा हुआ है, तो इसका मतलब ये बल्ब नहीं जलेगा अभी, ठीक है। और ज्यों ही हम लोग इसको ऐसे रहता है ना स्विच, ऐसे रहता है, बीच में रहता है उठा हुआ, इसको हम लोग दाब देते हैं तो दरअसल ये इसमें सट जाता है तब जलता है स्विच। ये जो स्विच है यहाँ पर, तो ये तो इतना नहीं दिखलाना है, खाली इतना ही दिखलाने का अर्थ हो गया ये अभी बल्ब नहीं जलेगा, नहीं न जलेगा। और ज्यों ही ये दोनों को दाब करके मिला देंगे मतलब दोनों मिल गया, अब ये बल्ब जलने लगेगा। तो ये हो गया तुमको, इसको कुंजी कहा जाता है, की। स्विच का नाम है की, KEY। ये सुचालक तार हो गया, ये तुमको सेल हो गया,
अगर हम लोग अब संकेत के रूप में दिखलाएंगे तो ऐसे दिखलाते हैं, एक के बदला 2 सेल ले लो। स्विच कहीं भी सेटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ स्विच दे दिए, यहाँ ये बल्ब है, तो जब लाइन दे देंगे यानी स्विच में ये कनेक्शन एक दूसरे को स्पर्श करेगा, तो अब ये बल्ब जलने लगेगा। इतनी बात को सब आसानी से समझ गया होगा, है ना। अब तुम लोग बतलाओगे ये बंद सिस्टम है कि खुला सिस्टम। अगर बल्ब जल रहा है तो दिमाग लगाओ, बंद है। अब मान लो तू यहाँ पर कैंची लेकर के काट दो, अब बल्ब जलेगा। विद्युत का रास्ते खराब कर दिया तू लोग, जिस रास्ते से जाएगा वो रास्ते को ख़त्म कर दिया, है ना ऐसी बात। या मान लो ये स्विच का कहेंगे लाइन काटो, पंखा की हवा ठंडी लगती है, तो चलो इसको जो है, इसका मतलब स्विच को ऑफ करेंगे, ऑन नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर खुला जगह रह गया, अब ये बंद है, नहीं ना बंद है। अरे कैसे बंद है, इससे होकर के चींटी आराम से जा सकती है, रास्ता है तब न जाएगी। तो ये बंद नहीं, इसको कहेंगे खुला। समझिए। अब खुला के आगे क्या शब्द है, इसका पहले परिभाषा बतलाते हैं। या चलो खुली व्यवस्था, यह कैसी व्यवस्था है, तो खुली है, बंद नहीं है। और जब हम लोग लाइन दिए जलने लगा, तब ये हो गया बंद व्यवस्था। फिलहाल व्यवस्था याद रखो, बंद व्यवस्था, ठीक है। रे तू लोग ऊँघ नहीं न रहा है कोई। इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिकल लाइफ में डेली पल पल अभी लाइन कट जाएगा तो गर्मी लगने लगेगी। आखिर ये पंखा का देना नाश्ता क्यों है, यानी चैप्टर का एक एक टॉपिक महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो बिजली बिल लेने आएगा तो अनाप शनाप बिल दे देगा। इस चैप्टर पढ़ लेने के बाद पूछोगे इससे, बतलाओ कैसे बिल आया है, कितना यूनिट, तो 1 यूनिट किसको कहते हैं। तो फिर किलोवाट की चर्चा होगी, तो किलोवाट किसे कहते हैं, तो इससे पहले वाट समझना होगा, तो वाट किसे कहते हैं। इसमें सब तरह का भोजन तुम लोगों को मिलने जा रहा है, ताकि अपने से बिजली का हिसाब किताब कर लोगी। तो तुम लोग भी ध्यान से देखो। तो ये एक हो गया बंद सिस्टम, एक खुला सिस्टम। अब इसमें विद्युत परिपथ, तो विद्युत नाम में है विद्युत परिपथ, शब्द पर ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक सर्किट इंग्लिश टर्म भी याद रखना ही है। तो विद्युत परिपथ, कैस पथ मतलब रास्ता, सिर्फ पथ मतलब होता है ना, लेकिन परिपथ का मतलब होता है ऐसा रास्ता जो सीधे नहीं जाता है, बल्कि किसी न किसी घर द्वार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज के चारों ओर होकर के जाता है। ये कोई कॉलेज है तो देखना इधर से भी रास्ता है, रोड है। अब विद्यार्थी तो हेहर होता है, कहीं से भी जा सकता है, तो इधर से भी बना दिया, इधर से भी बना दिया, इधर से भी बना दिया, यहाँ कॉलेज है। आगे में यहाँ बीच सब में मैदान ये सब है ना। तो इस पथ को हम लोग परिपथ कहेंगे, जो चारों ओर से या तो कहीं खुला होगा या बंद होगा, लेकिन चारों ओर आने घूमने वाली बात हो गई तो ये पथ नहीं, ये परिपथ कहलाएगा, ठीक है। तो विद्युत परिपथ यानी जिस पथ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उस पथ को पथ मतलब रास्ता, जिस रास्ते पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। जब ये परिपथ कह दिए तो ये रास्ता कैसा होगा, मतलब इसी टाइप का बंद होगा ना, है ना। तो विद्युत जैसे जलधारा, बहते हुए पानी को हम लोग जलधारा कहते हैं, जो तालाब में नहीं मिलता है, झील में नहीं मिलता है, वो शांत जल रहता है। लेकिन नदी के प्रवाहित जल को, प्रवाहित हो रहे जल को नदी का जलधारा, जलधारा नदी में रहबे करता है, उसे जलधारा कहते हैं, प्रवाहित जल को, जो लगातार प्रवाहित होता रहे। तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है, तो जिस पथ पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है
उस पथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। सिर्फ पथ नहीं, रास्ता नहीं, परिपथ, यानी चारों ओर वाली भांजा है इसमें। समझ गया इसका परिभाषा? तो इसको हम लिखते हैं अब। चलो ध्यान दो बोर्ड पर, ये आराम से सब समझ जाओगे। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसका पथ पूरा हो, अर्थात बंद हो। बतला दिए, देखो ये बंद है, बंद है न जी, बल्ब जल रहा है, ये सुचालक तार है, ये सेल है, ये धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है। तो विद्युत धारा देखो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आएगा, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। यहाँ बल्ब जला, इसका मतलब ये बंद व्यवस्था है। स्विच का चित्र नहीं दिए हैं, दे दें? चलो बीच में स्विच का भी दे देते हैं। यहाँ दोनों स्विच एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, यानी अब ये बंद व्यवस्था है, बल्ब जल रहा है। तो क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, जब हम लोग पंखा चला रहे होते हैं इस रूम में, जैसे अभी पंखा चल रहा है, तो कौन सी व्यवस्था, मतलब बंद विद्युत परिपथ है। तो विद्युत परिपथ कैसा है? बंद है, तब पंखा चल रहा है। इसमें देखो ये खुला है, यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, लाइन देना होगा यानी स्विच ऑन करना होगा, तो बल्ब नहीं न जल रहा है। तीर का निशान विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा है, तो बल्ब नहीं जल रहा है। क्योंकि ये खुला परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, खुले परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसको समझ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ आरेख, सर्किट डायग्राम किसे कहते हैं? तो इसको, इस चित्र जो है विद्युत धारा का, देखो ये सेल है, ये की हो गया कुंजी जिसको हम लोग स्विच कहते हैं, ये सुचालक तार है, तांबे का लो या आयरन का पतला तार लो, लोहे का या सोना का या चांदी का, जिसका भी, ये सुचालक तार है, ये बल्ब है, जल रहा है, रोशनी निकल रही है। क्यों? तो ये चित्र जो है ये बंद व्यवस्था है, बंद विद्युत परिपथ है। ये चित्र कहलाएगा डायग्राम। किसका डायग्राम? तो क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी बंद विद्युत परिपथ है, तो बंद विद्युत परिपथ का सर्किट डायग्राम। यानी हम लोग मकान बनाते हैं, तो कोई कहेगा, ये नहीं कहता है चित्र बना करके दो कैसा मकान बनाओगे। हम लोग चित्र बनाते हैं, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ किचन होगा, बेडरूम, ये सब आंगन, और तब इंजीनियर उसके अनुसार मैप बनाता है। इंजीनियर हम लोगों को मकान का डायग्राम बना कर देता है, जिसको हम लोग नक्शा कहते हैं। समझे? तो किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को, ध्यान से देखो पंक्ति, किसी विद्युत परिपथ, ये विद्युत परिपथ है, के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को सर्किट डायग्राम कहते हैं, यानी परिपथ आरेख। यानी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयव का अर्थ क्या हुआ? यहाँ बल्ब एक अवयव हो गया, सुचालक तार दूसरा अवयव हुआ, ये स्विच तीसरा अवयव हुआ, है ना। सेल, ये बैटरी है, दो ठो सेल जुड़ा हुआ है, तो ये चौथा अवयव हुआ। तो बात को समझ गया अवयव? तो किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को, यानी ऐसा व्यवस्था करो जो बल्ब जल सके, पंखा चल सके, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को सर्किट डायग्राम यानी परिपथ आरेख कहते हैं। चित्र बना देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है, ये भी। तो इसको तो लोग समझ गया ना। इसमें देखो ये भी सर्किट डायग्राम है, लेकिन कैसा है? तो खुला विद्युत परिपथ का आरेख है ये, और ये बंद विद्युत परिपथ का आरेख है ये। इसको उतार लो और तब लास्ट क्वेश्चन देखो। पहले हम आंसर लिख दिए हैं, क्योंकि अपने से भी अब ये समझ जाने वाली बात है। ये दूसरा क्वेश्चन नहीं, तीसरा, विद्युत धारा की दिशा किस आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है? जैसे तुम लोगों को बतलाया ना,
इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही परमाणु से निकलता है, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये सब दिमाग में है कि स्लिप हो गया है? सोडियम Na का परमाणु संख्या 11, यानी 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? तो बीच में न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इसके बाद पहली कक्षा में 2, 8, 10, 1, 11। पहली कक्षा में 2, दूसरी में, तीसरी में 1। ये जो इलेक्ट्रॉन है वास्तव में इसका तीसरी कक्षा में रहना चाहिए कितना? तो 2n²। कक्षा नंबर 3 तो 2n²। कक्षा नंबर को दिखलाता है n, तो 2 गुने 3 गुने 3, 2 तिया 6 तिया 18 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। ऑक्टेट के नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये सब बतलाया है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर ये निकल जाता है तब तुमको देखो पहला दूसरे कक्ष में 8 रहना चाहिए, 2n²। कक्षा नंबर 2 तो n का मान 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये अस्थिर हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा है ना। तो अब जैसे मान लो, कल्पना करो ये आयरन का परमाणु है। आयरन मतलब लोहा या तांबा। सुचालक ले लो, तो मान लो हम लोग कॉपर मान करके चलो। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 है, भीतर वाला पर नहीं ध्यान देना। ये 2 ठो एक्स्ट्रा है। ये इसको चाहिए मान लो इस कक्षा में 8, तो 8 वाला पीछे फुल है दूसरी कक्षा। कल्पना करो तीसरी कक्षा में 2 एक्स्ट्रा है। तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगी। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी जिस परमाणु को होगा, जिस दूसरे तत्व के परमाणु को इसको देना चाहेगा, तो इसीलिए इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अब ये मान लो लोहा का तार है ये, ठीक है। तो लोहे के तार में खरबों खरब परमाणु है और सब परमाणु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ज्यों ही इसको हम लोग ये सेल से जोड़ेंगे, तो इसके बाद जो है बंद व्यवस्था है मान लो। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो है ये लोहे का पतला तार है, इसी में एक बल्ब लगा दो, जलने लगेगा। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। प्रोटॉन तो भीतर में स्थिर है, इलेक्ट्रॉन 2 ठो निकला तो 2 ठो बढ़ गया, तो इस पर आ गया धन आवेश, है ना। और पाने वाला पर आ गया ऋण आवेश। तो मान लो ये पा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो ये हो गया ऋणावेशित, यानी ऋण आवेशित। ये हो गया धनावेशित। तो धनावेशित, इसमें जो बेस पढ़ाए हैं उच्च विभव का क्षेत्र होता है, और ऋणावेशित निम्न विभव का। तो उच्च विभव, उच्च तल से पानी निम्न तल की ओर जाता है। तो ऐसी मान्यता रही है परंपराओं से। वास्तव में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, प्रोटॉन का नहीं। तो वर्षों से ये माना जाता रहा है विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। तुम लोग स्कूल जाती हो, 10th में स्कूल क्लास करने के लिए, तो साइकिल से उसी दिशा में जाती हो जिस दिशा में स्कूल है। तो विद्युत धारा की भी दिशा होती है, तो उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा शुरू में परंपरा वर्षों से ऐसा मानता आ रहा है सब आदमी, जो धन आवेश के प्रवाह की दिशा, यानी जिधर धन आवेश जाएगा वही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती रही है अभी तक। जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, प्रोटॉन का प्रवाह नहीं होता है। प्रोटॉन तो धन आवेश हो गया,
तो परंपरागत धारा की दिशा किसे कहते हैं? यानी हम लोग जो वर्षों से, जब से बिजली का आविष्कार हुआ है तब से, यानी वर्षों से परंपरागत का अर्थ हुआ हमारे यहाँ परंपरा पर बहुत काम होता है। जैसे दीपावली परंपरागत, यानी परंपरा रही है दीपावली मनाने की। भगवान राम के अयोध्या लौटने के खुशी के समय से हजारों वर्षों पहले की कहानी है। ये एक परंपरा के रूप में आ रही है जिसको हम लोग निभाते जा रहे हैं। न जाने कितने पीढ़ी निभाते रहेंगे। कुछ पीढ़ी ऐसा भी अगर छोड़ो, चलो कोई धर्म भगवान तगवान नहीं है, जो है सन से है। तो जो परंपरा से आ रही है, छठ पर्व परंपरा से ही आ रही है। तो परंपरा से ऐसा माना जाता रहा है कि धन आवेश के प्रवाह की दिशा वास्तव में विद्युत धारा की दिशा है, ऐसा मान्यता रहा है, माना जाता रहा है। तो देखो परंपरागत धारा, तो परंपरागत धारा, तो धारा तो वही है विद्युत धारा। तो परंपरागत विद्युत धारा की दिशा किसे कहते हैं? तो धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानने की परंपरा रही है, जिसे परंपरागत धारा की दिशा कही जाती है। तो परंपरागत धारा की दिशा क्या कहलाएगी? धन आवेश के प्रवाह की दिशा। अब इस क्वेश्चन पर आओ। तीसरा, विद्युत धारा की दिशा किस आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है? तो सीधा आंसर है विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा को मानी जाती है। विद्युत धारा की दिशा है ना, इतनी ही बात। तो विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है। इसे परंपरागत धारा की दिशा भी कहा जाता है, यानी धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही परंपरागत धारा की दिशा बोला जाता है। हम जानते हैं कि धातु के चालकों में धारा का प्रवाह उसके भीतर विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। ये आयरन का है मान लो, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये फ्री है। तो इसी मुक्त खरबों खरब परमाणु रहता है, तो इसमें कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता होगा। तो इसी के प्रवाह को, यानी हम जानते हैं कि धातु के चालकों में धारा का प्रवाह उसके भीतर, यानी धातु के भीतर विद्यमान मतलब उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होगा। तो इसको समझ गया। अतः धातु में परंपरागत विद्युत धारा की दिशा, किसी भी धातु में परंपरागत, यानी जो सदियों से परंपरा रही है, वर्षों से, तो धातुओं में परंपरागत विद्युत धारा की दिशा अर्थात धन आवेश के प्रवाह की दिशा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो इसका जैसे चित्र भी तुम लोग को बना करके दिखलाया ना, तो अब सीधे चित्र पर आ जाओ। जैसे हम लोग मान लो बनाएंगे ये सेल लिए, यहाँ पर चलो स्विच भी दे देते हैं। अब देखो ये चिन्ह जो है ना, ये बल्ब का चिन्ह है। वो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम भुला गए, ये बल्ब का सिंबल है। तो ये बंद विद्युत परिपथ हो गया। अब जो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण बल्ब जलेगा, तो विद्युत धारा की दिशा को कैसे दिखलाना होगा? तो परंपरा रही है धन आवेश के प्रवाह की दिशा को। तो ये देखो, ये हो गया उच्च विभव, प्लस वाला तो उच्च विभव हो गया, माइनस वाला हो गया निम्न विभव। तो अब विद्युत धारा की दिशा को दिखलाना है। तो उच्च विभव से जल जिस तरह निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, तो याद रखना ऐसी परंपरा रही है। तो विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो ये हो गया धन आवेश, यहाँ ऋण आवेश। तो स्विच दाब दिए, तो अब यहाँ से विद्युत धारा, ये सुचालक तार है, तो सुचालक तार रहने के कारण, तो इधर देखो ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह दिखलाना होगा। तो उच्च, तो विद्युत धारा की ये तीर का निशान जो है ये बतलाता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ये सुचालक तार होते हुए फिर यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, इसका अर्थ हुआ विद्युत धारा का प्रवाह
उच्च विभव से, फिर यहाँ ऐसे दिखला दो, उच्च विभव से बल्ब को जलाते हुए निम्न विभव की ओर आ रहा है। अब वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ये सुचालक तार जो है इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो तुम लोगों को यह बात याद रहेगी, चित्र में भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ये तीर का निशान विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है। ठीक है, तो चलो इतना उतार लो। अब अगले वाला पार्ट में अगला टॉपिक।